तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है क्राइम की कहानी के इस नए एपिसोड में। आज 17 जनवरी। उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं, निश्चित रूप से वो आपको परेशान करेगी। न केवल परेशान, रिश्तों को तार तार कर देने वाली वो कहानी। आज की कहानी उस कलयुगी पिता की कहानी। दरअसल आज सुबह सुबह का वाक्य होता है। जयपुर मेट्रो फर्स्ट जो पोस्को कोर्ट है, उसमें किसी केस को लेकर जजमेंट आना था। कोर्ट में मौजूद सभी लोगों में चर्चा हो रही होती है कि आखिर इस केस में आज क्या फैसला होगा। देखते ही देखते कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या फैसला होने वाला है। देखते ही देखते पुलिस उस आरोपी को अपनी कस्टडी में लेकर कोर्ट में पेश करती है। आरोपी का वकील भी मौजूद होता है, पीड़ित लड़की, उनका परिवार और वकील भी वहां पर मौजूद हो जाता है। इसी बीच मजिस्ट्रेट साहिबा, जिनका नाम मनीषा सिंह है, वो भी अपनी चेयर पर आती है। कोर्ट की कार्रवाई स्टार्ट की जाती है। दोनों वकीलों में किसी पॉइंट को लेकर बहस होती है। जैसे ही बहस समाप्त होती है, आरोपी व्यक्ति हाथ जोड़ता है, मजिस्ट्रेट साहब से कहता है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, मुझे माफ कर दिया जाए। क्योंकि मजिस्ट्रेट साहिबा ने पूरा केस रीड कर लिया था। क्रोधित होती है और कहती है कि तुम जैसी विकृत मानसिकता के लोगों को तो समाज में रहने की जरूरत है ही नहीं, जगह ही नहीं ऐसी जो समाज में तुम रह सको। तुमने तो उन रिश्तों को तार तार किया है। जो लड़की अपने पिता के संरक्षण में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है, तुम पिता होकर अपनी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। अपनी बेटी के साथ ही तुमने दरिंदगी की है। तुम्हें 20 साल तक सश्रम कारावास की सजा दी जाती है और जेल के अंदर काम कर 40,000 जुर्माना राशि भी तुम्हें कोर्ट में जमा करानी होगी। जब यह फैसला आता है, लोग तालियां बजाते हैं, मजिस्ट्रेट साहब की भी वाहवाही करते हैं। पुलिस आती है, उस आरोपी को गिरफ्तार कर अब थाने कोर्ट की हवालात में बंद कर देती है। उसे जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है और पीड़ित जो महिला, जो लड़की थी, वो वहां से अपने घर जाती है। दरअसल वाकया होता है दिसंबर 2020। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक थाना क्षेत्र आता है, मानसरोवर। इसी थाना क्षेत्र के अंदर एक परिवार रहता था, जिसका मुखिया था, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। एक दिन झगड़े में किसी तरह का झगड़ा होता है और अपनी पत्नी के साथ एक जो मुखिया होता है वो अपनी पत्नी पर वार करता है और उसकी हत्या कर देता है। खून में लथपथ होते हैं। उस दोनों बच्चे रोते हुए मानसरोवर थाने की तरफ आते हैं। थाने में पहुंचते हैं। थाने के जब एसएचओ साहब उनसे मिलते हैं, उन बच्चों से प्यार से जब चुप शांत करवा कर जानना चाहते हैं कि तुम्हारे रोने का आखिर बेटा कारण क्या है, वो बच्ची रोते हुए कहती है कि सर, हमारे घर पर मेरी मम्मी के साथ मेरे पिता ने दरिंदगी की है, बड़ी निर्मम तरीके से एक के बाद हथौड़ों से वार किया है। अब जल्दी चलिए, हमारी सहायता करिए, मेरी मम्मी को बचा लीजिए, अन्यथा वो दरिंदा मेरी मम्मी को मार देगा। जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस तुरंत वहाँ से चलती है और अपने स्टाफ के साथ उस घर पर पहुंचती है। देखती है कि एक महिला खून में लथपथ पड़ी हुई है। आनन फानन उस महिला को उठाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब तक उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब तक वो महिला दम तोड़ चुकी थी। उसका पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है। पुलिस मर्डर की, हत्या का मुकदमा दर्ज करती है, जांच शुरू करती है। उसके बाद फोरेंसिक टीमें आती हैं, सैंपल उठाए जाते हैं, उस व्यक्ति की, उस आरोपी की तलाश की जाती है। जब उस लड़की के ननिहाल पक्ष के लोग आते हैं, उस जो मृत महिला थी जिसकी हत्या की गई थी, उसके पियर के लोग आते हैं, माता पिता और उसका भाई आता है। वो उस दोनों बच्चों को अपने साथ रखते हैं, उनसे पूछते हैं। तो जो लड़की है वो कुछ और सच भी बताती है, जिसे सुनकर उसके नाना नानी और उसके मामा के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो थाने में दोबारा आते हैं। अब वो लड़की कहती है कि सर, इन्होंने मेरा जो पिता था, जिसने मेरी माता की हत्या ही नहीं की, इसके अलावा भी इसने, जब मैं नाबालिग थी, जब 15 साल की थी, 2015 से और आज 2020 तक मेरे साथ बार बार मौका पाकर इसने एफआईआर बलात्कार किया है। और एफआईआर का दर्ज करती है, मुकदमा दर्ज करती है। और जब उसका बयान लिखती है तो वो लड़की जो बताती है, जिसे पुलिस सुनकर भी पुलिस भी परेशान होती है। वो लड़की कहती है कि सब 2015 का वाकया है। मेरा पिता एक दिन घर पर शराब पी कर आ रहा था और घर पर कोई नहीं था, भाई था, वो स्कूल गया हुआ था और माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी। उसके बाद वो नशे की धुत हालत में मेरे को इस तरह की नज़रों से देखता है, मुझे डर लगने लगता है। मैं जब घर बाहर जाने की कोशिश करती हूँ, वो घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, रोती हूँ, उनसे हाथ जोड़ती हूँ, मिन्नतें करती हूँ, लेकिन वो एक भी बात नहीं मानते। उसके बाद मेरे शरीर के कपड़े फाड़ देते हैं और एक के बाद एक 3 बार उस दिन मेरे साथ बलात्कार करते हैं। मैं खून में लथपथ हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे धमकाया जाता है कि अगर तुमने इस तरह की बात या इस तरह की घटना के बारे में तुम्हारी मम्मी को बताया या किसी और के सामने जिक्र किया, तो मैं तुम्हारी मदर का, माता का और तुम्हारे भाई का कत्ल कर दूंगा। वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है। उसके बाद जब भी उसका पिता उसका मौका पाता, इस तरह से बलात्कार करता, वो लड़की इस दर्द को सहन करती, चीखती, चिल्लाती, मिन्नतें करती। लेकिन उसका जो पिता है, उसके ऊपर जो हैवानियत सवार होती थी, जो दरिंदगी सवार होती थी, वो उसकी एक नहीं सुनता। समय बीतता जाता है। 2016 का समय आता है। 2016 में जब उसकी मम्मी देखती है कि बच्ची का पेट अचानक बड़ा होने लगता है, एक बार जब वो उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, पता चलता है कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है। घर पर आती है, अपनी बच्ची से पूछती है। जब बच्ची अपनी माँ को सच बताती है, उसके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। जब उस बच्ची का पिता घर पर आता है,
घर में झगड़ा होता है, वो व्यक्ति कहता है अगर तुमने इस चीज़ के बारे में किसी को बताया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा, मेरे से गलती हो गई, आइंदा मैं इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दूंगा, माफ़ किया जाए। इसके बाद दोनों पति पत्नी और वो लड़की किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, उस लड़की का अबॉर्शन करवाते हैं। वो व्यक्ति, उस महिला का पति और उस लड़की का पिता कहता है कि आज के बाद मैं इस तरह की कोई घटना नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जब भी नशे में होता, घर पर आता, मेरे साथ अपनी दरिंदगी का शिकार करता। 2020 के दिसंबर में भी जब वो घर पर आया था, मेरे साथ दरिंदगी करने की कोशिश कर रहा था। मेरी मम्मी जो है वो गांव में गई हुई थी, किसी क्षेत्र में गई हुई थी, जब घर पर आई देखी तो वो मेरे साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहा था। वो क्रोधित हो जाती है, झगड़ा करने लगती है। उसके बाद वो पास पड़े हथौड़े को उठाता है और एक के बाद एक मेरी मदर पर वार करता है और उसके बाद चीखती है, चिल्लाती है। हम बचाने की कोशिश करते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, हम पुलिस के पास आते हैं। जब तक पुलिस पहुंचती, उसकी हत्या हो चुकी थी, उसकी दम तोड़ चुकी थी। आरोपी वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस जैसे तैसे कर उस आरोपी को गिरफ्तार करती है, सलाखों के पीछे भेजती है। दूसरा, उसके पास अपनी बेटी के साथ रेप का मुकदमा दर्ज करती है। अब 2 कोर्टों में 2 मुकदमे चल रहे होते हैं। आज के दिन जो पोस्को कोर्ट में जो नाबालिग के साथ, अपनी बच्ची के साथ जो रेप का जो मुकदमा था, उसका फैसला आता है और उसमें 20 साल की उसे सजा हो जाती है। पत्नी की हत्या का मुकदमा अलग चल रहा है, उसका भी कोई जजमेंट आया नहीं है। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि जब घर के अंदर घर का संरक्षक ही, घर का मुखिया ही अपने बच्चों के साथ इस तरह की दरिंदगी करेगा और उसके बाद परिवार के लोग भी जब पता चलने के बाद भी सख्ती से उसका विरोध ना कर पुलिस के पास ना जाकर उसे सहते रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन इस तरह का अंत होने वाला है। मेरा कहने का मतलब, आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। जहां भी लगे आपके साथ कोई गलत हो रहा है, निश्चित रूप से आप पुलिस का सहारा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।